फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, एक बार फिर मैं आप तमाम नाज़रीन का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे हर सेगमेंट को आज के हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत पसंदीदी का इज़हार किया है और हमें अपनी राय से भी नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस प्रोग्राम को, इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमें जिन करम फरमाओं ने अपना तावन बख्शा है, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज की महफिल का आगाज़ भी खुश अलहान नात और बयान से होगा। तो आगाज़ करते हैं नात और बयान के साथ हमारे आज की इस खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन का। वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो, वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो। आका अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो। वक्त ख्वाबीदा जगाने की इजाज़त दे दो। एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती है, एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती है। फिर दोबारा मुझे आने की इजाज़त दे दो, फिर दोबारा हमें आने की इजाज़त दे दो। अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो। और मेरे हालात के पल पल की खबर है उनको, मेरे हालात के पल पल की खबर है उनको। कैसे कह दूं कि सुनाने की इजाज़त दे दो, कैसे कह दूं कि सुनाने की इजाज़त दे दो। अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, खौफ खुदा इन मुतालिक पगाल करी चुकी है ने इन हवाले से अगिया इनके घाल के वधाई उताए न्याओ ई घाल भी करे वे के ई खौफ की घड़ी करो घड़ी हुनी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करन थी कि या रसूल अल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए कि वो लोग जो कम करन था, हालांकि इन्हें यह दिल जो है ये डरन था, तो करो इनसे मुराद चोरी ने ज़िना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया था कि कम से मुराद नमाज रोज़ा निसत को आए कि वो करन था ने पछी डरन था कि ई कबूल थीनू के नहीं थी, ये कबूल थियो के ना थियो ने कि अल्लाह जी बारगाह में ई नमाजू भी पढ़न था, लेकिन नमाज पढ़न के बाद ही था चूंकि असा बड़ो एहसान करी है कि अल्लाह जी बारगाह में जो है नमाज पढ़ी है, ये एहसान थियो। हालांकि ये एहसान ना, ये तो आई के अदा करनू जाए, ये तो रब आइए ले कहीं ने पंज नमाजू रखी है, आई करना तो इन जो अजर दे तो मालिक, लेकिन नहीं करो तो इन जो आइए मत अजाब आए, इनकी पकड़ आए। ज़कात दीना तो ये खैर व बरकत आए, ने नी दियो तो इनकी पकड़ आए। रोज़ा रखना तो इन जो अजर आए, नी रखो तो इनकी पकड़ आए। ये रोज़े के हवाले से बता रहा कितना बेखौफ थी वे इन लोग। गाल निकली है तो मुझे ये फ़र्ज़ बने तो कि इन मथाऊं जो है ज़रूर गाल करा। अजय नारिगिनों के रमज़ान जा रोज़ा लोग किन तरीके से रखन था। आई हली विनो डेंसो हॉल ते बोल्टन मार्केट ते अजाए के लगे ही नहीं कि आई रमज़ान में घुमी रहियो डी हाल डी में पकोड़े वारा वेठा आहिनि, बन कबाब वारा वेठा आहिनि, तो माण्हू करो घुमान करनू कि यार पकोड़ा बन कबाब ये सवारे 11 वगे 12 वगे से गिनी ज़ोहर में ये केर गिनी ने विनू, ये तो वधी सुकाई विनन था घर सांझी तक विने विने, तो इन मतलब टाइम ते कोई खाई रही है ना, ने खुले आम ही वेचाए रही है। अल्लाह अकबर, ये शर्म जी गाल है पांजे ले कर। आज लोगों के रस्ते में पंज पिचकारियों फेंकने ना रोता ने पछी उन्हें के गाल करूँ तो एहसान जतान कि असां इतनी मुशक्क़त करूँ तो ऐसा की रोज़ा रखी सी होता है, असां ने कहीं तो रियायत होनी खपे, रियायत है असां ने कहीं तो माज़ल्ला अड़ा अल्फाज ज़बान से अदा करंदा के खौफ तारी थी विने। आज खौफ खुदा ख़त्म थी वियो है, तो आइनारो बदी चीज़ूं जो है पांजे मथे नाज़िल थी हुई। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाए तो कि आवने तमाम नेकियों ने तमाम बदियों ने कि तमाम नेक कम ने तमाम बुरा कम ये बदी लिखी ॾिनी है, मुकर करी ॾिनूं ने पछी इनके नबियों और आसमानी किताबे के ज़रिए बयान भी करी ॾिनूं कि ई नेकियूं आहिनि ने ई बुराइयूं आहिनि। हाणे जो शख़्स कोई नेकी यानी कि नेक कम जो इरादो करे तो मगर कोई मजबूरी की वजह से इन ते अमल नहीं करी सघनूं, इन जे ले करीने इन जे नामाए आमाल में अकड़ी कामिल नेकी जो सवाब लिखी ॾिन में अचे थो। अल्लाह अकबर, करी नहीं कम, ये रब जो केतिरो वॾो एहसान आहे। ने अगर कोई इरादो भी
કરીને ઇંજે મથે અમલ બી કરી ગીની ને કે નેક કમ જો ઇરાદો કરીને હણે અમલ કરી ગીની તો ઇંજે લે કહીને કમસ કમ 2 गुना नेकियों ने वधारे से वधारे 700 गुना नेकियों तक जो है अल्लाह ताला जो है इनके अता फरमाए तो ने इनसे भी वधारे चंद दर चंद यानी बेशुमार नेकियों जो है इनके सवाब में लिखी इन में चलती हूँ। अल्लाह अकबर। ने अगर कोई बदी यानी बुराई जो इरादो करे तो लेकिन खुदा जे खौफ से इन ते अमल नथो करे इनसे लेकर ने अल्लाह ताला अकड़ी नेकी जो है अता फरमाए तो ने अगर बदी जो इरादो करे तो ने इनजे मथे अमल भी करी तो गिने तो इनजे नामाए आमाल में अकड़ी ही बदी लिखाई थी वधारे नहीं लिखाए। ये अल्लाह जो एहसान है कि नहीं सवाब 700 गुना बल्कि इनसे भी वधारे ने बुराई करे तो ने करी गिनी तो इनजे मथे अकड़ी बुराई अचे थी। ये अल्लाह ताला जो कहिड़ो एहसान है तो वो एहसान खुदाबंदी ये पांखे जहन में रखा हुआ है ने कम करा हुआ है। हणे आवां के इंशाअल्लाह अगलो एपिसोड न छड़जा पाछो पा मिलूं तई ने इंकेज कंटिन्यू करीने पछी बता दो कि अल्लाह ताला जो इनाम किन किन मथे आए ने वो पोते जे अर्श जे साए जो पोते जे अर्श जो सायो आहे ये उन खौफ जी घड़ी जे अंदर पोते ये अर्श जो साया किन लोगों में अता करे तो वो 7 लोग कह रहे हैं। ये 7 लोग हदीस पाक की रोशनी में अगले एपिसोड में बयान करूँ था इनके ज़रूर सुन जा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें सदक़े में उन 7 लोगों में पांके भी शामिल करेगी ने कि जिन मथे अल्लाह जो इतरो वडो इनाम आए ने वो खौफ की घड़ी कड़ी होनी इनके पर बयान करूँ था। अल्लाह ताला जी बारगाह से दुआ है कि जो कुछ सुने इन ते अमल करीने खौफ खुदा दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए ने सच्चो खौफ खुदा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Tara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer project has begun with swift-paced and high-quality construction work.
so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारे खुसूसी सेगमेंट आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर को आपने जिस अंदाज से पजीराई बख्शी है इसका बेहद शुक्रिया। और आपने देखा कि ऑडिशन राउंड में बच्चों की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की, उसमें मुंतखब बच्चों को मौका दिया गया सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड का पहला मरहला हमने गुज़िश्ता रोज़ किया और आज इसका ग्रुप बी का दूसरे मरहले के पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं पार्टिसिपेंट्स का आपसे तारुफ कराऊं, मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने जो है हमारे साथ ताउन किया इस पूरी ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इससे पहले कि मैं बच्चों का तारुफ आपसे कराऊं, मैं एक बार फिर तारुफ करना चाहूँगा हमारे मुंसिफीन का, हमारे जजेस पैनल का। जजेस पैनल में हमारे साथ ज़ैलिहा ज़ुहान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैलिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैलिहा, कैसा रहा था राउंड 2 का पहला ग्रुप? आपने तमाम ही बच्चों को अच्छे से जांचा और हमने एक को विनर भी करार दिया, तो कैसा रहा था कल का सेगमेंट आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि बेहतरीन उन्वान था, मतलब सीरतुन नबी। इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। तो इस बारे में मतलब एक बेहतरीन टॉपिक है। इसमें यही तशरीह में अगर कहना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि अगर आप सीरतुन नबी पे अमल करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। और इसके अलावा फिर अगर हम इस टॉपिक के बाद अब हम पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आएँ तो एक बहुत ही मतलब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टैलेंट था। मैं तारीफ़ करना चाहूँगी अमान की, और नबा फातिमा ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था। और इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि पलट के झपटना, झपट के पलटना, यही है शाइनों का अंदाज़। तो मतलब गिरता तो हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, एक मुकाबले का हिस्सा है। किसी ना किसी को तो विनर करार देना है, लेकिन आप इसमें यह है कि आप लर्निंग आपकी हो जाती है, आप सीखते हो कि आपने कहाँ आपने मिस्टेक की, तो उसको हम डिसअपॉइंट होके वो नहीं होना चाहिए। जीत ये है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करके आगे आए और अपनी जो है कोशिशों को जारी रखें। जी आयशा, क्या कहेंगी? आयशा, कल का मुकाबला अभी आपने जज किया और आज फिर बच्चे आपके सामने मौजूद हैं, पहले कल के मुकाबले की बात हो जाए। कल का मुकाबला काफ़ी अच्छा था, सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे। कुछ जो बच्चों की मिस्टेक्स थी तो हम जो बैठे हुए हैं वो इस्लाह करने के लिए बैठे हुए हैं। अब बच्चे इस चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जजेस हमारी मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, तो आगे आने वाले बच्चों को भी यही अभी से ही मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बताया जाता है ना वो आपकी मिस्टेक्स नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे आने के लिए पॉलिश कर रही हैं। हम जो चीज़ें आपको बताते हैं इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ें आप आगे जब और प्लेटफॉर्म्स में जाएं या आपको मेमन टीवी ही और कोई प्लेटफॉर्म फराहम करे आगे इंशाल्लाह, तो आप ये मिस्टेक्स ना करें और आप भी विनर पर बन सकते हैं। आयशा, कल मैं देख रहा था कि नबा बड़ी मायूस थी, रो रही थी, आंखों में आंसू थे, आपदीदा हो गई थी, लेकिन आप उनके पास गई, आपने उनको बड़ा इनकरेज किया। क्या कह रही थी आप उनके कान में? मैं इन्हें अपना ही एक वाकया सुना रही थी कि मेरे साथ भी सेम सिनेरियो, जब मैंने स्टार्टिंग में स्पीचेस स्टार्ट की थी तो
मैं स्टार्टिंग से जीतते हुए नहीं आई, उनको वही हकीकत बताई जो मेरे साथ पेश आई थी कि मैं भी जाके भूल जाती थी। आप दीदा नहीं हुई? नहीं हुई थी बचपन में नहीं हुई आपने थी। कोशिश जारी रखी? मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा आज मेरी ये गलती हुई है, कल मैं इससे अच्छी करके दिखाऊंगी। क्या बात है। और वही कर करके फिर अल्लाह पाक ने और सलाहियत को मेरे निखारा और आज इस जगह पे बैठी हुई हूँ, तो बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि अफसोस नहीं करना इस चीज़ पे, हम सीखने आए हैं, सीख कर यहाँ से जाना है सब ने। जीतना कंपलसरी नहीं है, सीखना कंपलसरी है। शुक्रिया आयशा आपका, बहुत खूबसूरत कमेंट आयशा ने दिए हैं। और यही बच्चों को इनकरेज करने के लिए ये दोनों हमारे जजेस जो हैं, ना सिर्फ ये कि इनकी कमी बेशी को दूर करने के लिए अपनी राय से नवाजते हैं, बल्कि उनके बारे में इन्होंने क्या इवैल्यूएट किया और अपनी लाइफ के वो तजुर्बात जो इन्होंने अपने अर्ली लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनको भी बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं जी आज के पार्टिसिपेंट्स की तरफ। और पार्टिसिपेंट्स में आज ग्रुप बी में 3 बच्चे एक बार फिर, और इन तीनों ही पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने ऑडिशन राउंड से मुंतखब होकर यहाँ जगह बनाई है, इनमें ग्रुप बी में मरियम वाजिद हैं हमारे साथ। मरियम बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इनके साथ सादान अहमद हैं हमारे साथ। सादान आपका भी बहुत शुक्रिया। सादान बड़े मायूस से बैठे हैं आज, लेकिन आज लगता है फुल तैयारी में हैं और सादान को आज बड़ा जोश जज्बे के साथ तमाम बच्चों से मुकाबला करना होगा। और मंतिशा हमारे साथ है। मंतिशा बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ये वो 3 बच्चे हैं जो आज पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें से एक विनर फाइनल राउंड के लिए मुंतखब होने वाला है, जैसा कि आपने कल के प्रोग्राम में देखा था। तो ये ग्रुप बी का पहला मुकाबला है। तो अब मैं बिना किसी मज़ीद तमहीद के गुजारिश करूँगा सादान से कि तशरीफ़ लाएँ सादान, और अपने तकरीर से आगाज़ करें आज के मुकाबले का। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख के हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। जनाब सदर यकीन मानिए, जब मुझे ये मौजू मिला, दिल खुला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का रुआ रुआ ताज़े लहू की तरह थम गया। आज मुझे सीरतुन नबी पर कुछ कहना है। जनाब सदर यकीन मानिए, जब मैं सीरतुन नबी का तज़किरा करता हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं इस मौजू की बात करता हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते नजर आते हैं। मैं इनकी सीरत में क्या बात करूँ। जनाब सदर यकीन मानिए, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ जी, ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। जनाब सदर दिल तो नहीं चाहता इस मौजू का इख्तिताम करूँ। कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून की तवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह नहीं सकता, चुप रह नहीं सकता। जनाब सदर इब्तदा भी वही है इख्तिताम। मेरे नबी पर अरबो दुरूद और हरबो सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सादान अहमद, जो अपनी तकरीर से हमारे लहू को गरमा रहे थे। बहुत ही अच्छी तकरीर की। आज के मुकाबले में कमोबेश हमने आज के तीनों पार्टिसिपेंट्स को ये इजाज़त दी है कि वो चाहें तो पेपर अपने हाथों में रख सकते हैं, क्योंकि इससे कल के मुकाबले में हमने ये महसूस किया था कि बच्चों को याद नहीं रहता, और जब याद नहीं रहता तो वो बहुत अटक जाते हैं अपनी अपनी तकरीर में। तो बताइए ज़लिहा, कैसा पाया आपने सादान के कॉन्फिडेंस को? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव्ड है परफॉर्मेंस, और काफ़ी अच्छा इन्होंने जोश के साथ खिताब किया, और अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। कैसे देखती हैं आयशा, क्या टेक्निकली देखा आपने ऐसा जो इनके लिए बड़ा इनके आगे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है? माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी की है। मौजू ही इतना अच्छा दिया गया है कि जिसमें जितना भी बोले कम होगा। बट एक मिस्टेक थी आपकी, वो ये कि जो चीज़ें आपको याद भी थी ना, वो भी आपने
मतलब जजेस की आंखों में आंखें डाल के कहनी होती है, चाहे कोई भी पार्टिसिपेंट हो। सबको यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस ऐसा लाओ कि आपने सबको मुखातिब करना है, सिर्फ नीचे देख के या रोस्टम को देख के नहीं। आपकी नज़रें यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी, हर जगह स्पीच को इस तरीके से किया जाता है। बाकी माशाल्लाह से ओवरऑल आपने बहुत अच्छी की है। वेरी गुड। तो बहुत अच्छी नसीहत और बहुत अच्छी टिप दी है कि जब आप बात कर रहे हों, जब आप तकरीर कर रहे हों, तो आपका नो डाउट कि अगर आपको याद नहीं है तो आप पेपर पर ज़रूर देखें, लेकिन जितना भी आपको याद है आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ और जजेस की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। हाँ जी, अब हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ आते हैं आज के इस मुकाबले के, और हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस मुकाबले की मरियम वाजिद। मरियम तशरीफ़ लाएंगी और अपने ख़यालात का इज़हार करेंगी मुकाबला तकरीर आदाब रमज़ान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, अस्सलामु अलैकुम। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो मर्तबा सल्ले अला का है। सदर अली वक़ार इस कायनात पर सरवर कायनात की मिसाल आफ्ताब दरख्शां की है, जो गारे हिरा से तुलू हुआ पूरी कायनात में छा गया। आप सल्लल्लाहु रहमतुल आलमीन भी, आप सल्लल्लाहु मौलिम भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसील भी और हिदायत का सरचश्मा भी। कुरान ने खुद गवाही दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जिसका एतराफ़ दुश्मन भी करते हैं। सदर अली वक़ार, मेरे नबी के आने से पहले हर तरफ अंधेरों का राज था, जहालत का दौर हो रहा था। मुनाफिक को मिटाने के लिए नूर मुजस्सद तशरीफ लाए। जहालत के इस दौरे को मिटाने के लिए सादिक अमीन तशरीफ लाए, ईमान की दौलत लेकर तशरीफ लाए। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। खत्म ने नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सदर अली वक़ार, मेरे नबी वो नबी हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी अहमद, कभी मोहम्मद, कभी मुश्तबा, कभी मुस्तफ़ा, कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा कहकर पुकारते थे। मेरे नबी की शान में मैं क्या बयान करूं, मेरे नबी की शान में मैं क्या बयान करूं कि जब खालिक़ कायनात खुद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। आप तो नसीर भी, आप तो नज़ीर भी, आप तो नसीर भी, आप तो नज़ीर भी, आप सिपासालार भी, आप फातेह भी, आप मौलिम भी, आप हिदायत का सरचश्मा भी, आप मौलिम भी, आप हिदायत का सरचश्मा भी, आप इखलाक का मरकज़ भी और हबीब खुदा भी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत ही खूब। मरियम वाजिद थी हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट आज के इस मुकाबले की ग्रुप बी की। दूसरा मरहला जारी है आदाब रमज़ान का। बहुत ही खूब। ज़लीहा, कैसे देखती हैं मरियम की इस एफर्ट को? मैं इस पे सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि इस मौजू के हवाले से और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कि इन दौलत से बेहतर है इसलिए कि दौलत फ़िरऔन और कारून को मिलती है। इन दौलत से बेहतर है इसलिए कि इन दौलत फ़िरऔन और कारून को मिलती है और इन पैगंबरों को मिलता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो अब मैं आती हूँ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत जोश व जज्बे के साथ उन्होंने बयान किया, इनकी लफाजी बहुत अच्छी थी, अदायगी बहुत अच्छी थी। और अब मैं देती हूँ ये मिस आयशा को। आयशा, आपने कैसे देखा? और मुझे तो न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मरियम में आयशा को अपना बचपन कुछ थोड़ा याद आया होगा। माशाल्लाह से मैं इस आपकी तकरीर में कोई गलती की ये नहीं देखती कि कोई गलती की इसमें गुंजाइश है। बहुत अच्छी की है, कॉन्फिडेंस अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब ये था, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि आपके जो एक्शंस थे वो प्रोमिनेंट शो हो रहे थे। वही चीज़ जो मैंने भी बताई कि हर किसी को मुखातिब करना, हर किसी की तरफ देखना, इवन याद भी अच्छी तरीके से की हुई थी। और जो कंटेंट था वो तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन था, अशार के साथ लिखी हुई थी और अदायगी बहुत बेहतरीन, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। बहुत शुक्रिया आयशा। और ये थी हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट्स। अब मंतशा के लिए मुकाबला थोड़ा सा सख्त होता चला जा रहा है क्योंकि दोनों सादान और मरियम ने बड़ी ही ज़बरदस्त तकरीरें की हैं। और इससे पहले कि मैं मंतशा को दावत दूं, यकीनी तौर पर हमें वक्फे की तरफ चलना होगा। वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद वापस आके इस मुकाबले को यहीं से आगाज़ करते हैं।
खुशामदीद नाजरीन, और आदाब रमज़ान का मुकाबला जारी है और बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। बड़ा ही मुकाबला बड़ा सख्त होता चला जा रहा है और हमारे इस मुकाबले की अब आखिरी शरीक, आज के दिन की आखिरी शरीक मंतशा वसीम तशरीफ़ लाएंगी। मंतशा तशरीफ़ लाइए और अपनी तकरीर पेश कीजिए। जी शुरू कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो है सीरतुन नबी। उनकी दुआओं की तासीर का क्या कहना, उनकी दुआओं की तासीर का क्या कहना। मांगे अगर कतरा तो दरिया मिल जाता है, मांगना है तो जाके मांग मोहम्मद से, मांगना है तो जाके मांग मोहम्मद से। फिर ना मांगोगे एक बार ही इस कदर मिलता है। इश्के मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो जहाँ भी रहे मदीने में है। नसीब तो उस मट्टी के थे जो हर वक्त मोहम्मद के कदम चूमती थी। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्के मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्के मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो जहां भी रहे मदीने में है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुकाबला तकरीर की हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट्स मंतशा वसीम थी, जिन्होंने आज इस मुकाबले को बहुत ही खुशूसलूबी के साथ खेला है और यकीनी तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बच्चों ने भरपूर तैयारी के साथ, कल के मुकाबले में आज हमारे इन बच्चों की तैयारी निस्बतन बेहतर होती चली जा रही है। जी ज़लिहा, क्या कहती हैं? आज कल के मुकाबले में आज बच्चे ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि कल जिन बच्चों ने जो मिस्टेक्स की हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इज्तनाब किया उन गलतियों को करने से। जी बिल्कुल, आज काफ़ी टफ़ कंपटीशन दिया इन लोग ने एक दूसरे को, और हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है कि हम किस तरह इनकी परफॉर्मेंस को जज करें। बहुत ही अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और इस प्लेटफॉर्म का उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। और मेरी एक ही इन सब से रिक्वेस्ट होगी कि आज जो भी हारे या जीते डिसअपॉइंट नहीं होना है। बस आपको अपनी एफ़र्ट्स को कंटिन्यूसली रखना है ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करोगे इंशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट तीनों को। जी आयशा, बहुत ही अच्छा अंदाज़ बड़ा अच्छा अपनाया था और बस थोड़ी सी तकरीर का जो कंटेंट था अशार का इस्तेमाल ज़्यादा था और कंटेंट जो है वो नॉर्मली मुझे ऐसा लगा। कैसे, क्या कहती हैं आप? मंतशा ने कंटेंट की थोड़ी कमी थी उसमें, क्योंकि उसने अशार का इस्तेमाल कर लिया था ना कि कंटेंट का। बाकी ओवरऑल कल जो बच्चे थे वो थोड़े से इनसे बड़े थे, बट आज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी एज के हैं और कल से ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस अच्छा है। इन तीनों की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि उनके एक्शंस प्रोमिनेंट शो हो रहे थे। बाकी तीनों को आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं कि तीनों में से कौन है जो आगे जाएगा और बाकी जो रह जाएंगे वो भी सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मरियम ने अपनी राय का इजहार कर दिया है और बताया है। आज यहाँ हमारी इन जजेस का और हमारा किसी भी तकरीर के बारे में कुछ कहना सिर्फ और सिर्फ सीखने का अमल है। यहाँ से किसी को डिसअपॉइंट नहीं होना। मरियम ने कल भी कहा था, आज फिर कहा है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। हारने वालों को सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है और जीतने वाले जो हैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। माइक उठाइए अपने हाथ में सादान। मैं पहले आपसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। सादान, सबसे पहले तो ये बताइए कि तकरीर आइंदा आने वाले दिनों में आप हमारी नज़र में एक बहुत अच्छे मुकर्रिर बनने वाले हैं इंशाल्लाह, और बेस्ट ऑफ लक। हार जीत के फैसले से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सादान अगर अपने आप को तो फर्स्ट समझ लेकर, मैं तो इन दोनों से कई गुना आगे हूँ, लेकिन इन दोनों में अगर मैं कहूँ कि मरियम और मंतशा में अगर आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो आपकी नज़र में कौन फर्स्ट और कौन सेकेंड है इन दोनों में से, अपने आप को छोड़ के?
दोनों में से आपको किसकी तकरीर ज़्यादा अच्छी लगी, मरियम की या मंतशा की? मरियम की। हैं? मरियम की। अच्छा, आपकी नज़र में मरियम इन दोनों से बेहतर थी। जी मरियम, आपके हाथ में माइक देता हूँ, और अगर मैं मरियम को तो टॉप पे ले जाऊँ, आसमान पे ले जाऊँ, और मरियम को फैसला दूँ कि मरियम आपने जज बन के मंतशा और सादान में से किसी एक को विनर करार देना है, तो मरियम जज बन के किसे आगे और किसे थोड़ा सा पीछे रखेगी? सादान को। अच्छा, आपकी नज़र में सादान जो है वो ज़्यादा बेहतर हुए मंतशा से। मंतशा, आपकी बारी है, और आपकी नज़र में अगर इन दोनों को एक तरफ रख दिया जाए और आपको एक तरफ रख दिया जाए और इन दोनों के मुकाबले में आपको जज बनाया जाए, तो क्या कहेगी मंतशा कि इन दोनों में से किसने अच्छा किया? मरियम ने ज़्यादा अच्छा किया। क्या बात है। और यहाँ मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि मंतशा ने मरियम का नाम लिया जबकि मरियम ने मंतशा का नाम नहीं लिया, यानी कि दोनों ने अपने अपने तौर पर जज किया और ये फैसला किया कि कौन ज़्यादा बेहतर है हम तीनों में से। तो ठीक है जी, फैसला असल में इनका नहीं है, ये तो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, फैसला तो हमारे जजेस ने करना है। और मेरे ख्याल से फैसला तैयार हो गया। फैसला जी मेरे हाथ में आ गया है हमारे जजेस का, और ये फैसला है जी हाँ, ये फैसला आ गया मेरे हाथों में, और जजेस के फैसले के मुताबिक कौन होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, कौन फाइनल में नहीं होगा वहाँ से शुरू करता हूँ। तो फैसले के मुताबिक 30 नंबर हैं, और इन 30 नंबरों में से 20 नंबर हासिल किए हैं सादान ने। सादान, तो आप हमारे इस मुकाबले में नहीं होंगे, आप तीसरे नंबर पर आए हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि 3 के मुकाबले में आप तीसरे नंबर पर हैं, तो सादान हमारे अगले मुकाबले में नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे। जी हाँ, और अब बात करते हैं सेकंड कौन आया है आज के मुकाबले में, दूसरी पोजीशन किस बच्चे की आई है, किस पार्टिसिपेंट की आई है। तो दूसरी पोजीशन हासिल की है मंतशा ने। मंतशा, बहुत बहुत मुबारक हो, आप आज तो दूसरे नंबर पर आई हैं, आपको सेकंड प्राइज़ मिला है आज, लेकिन आप हमारे फाइनल मुकाबले की पार्टिसिपेंट नहीं होंगी क्योंकि एक विनर को आगे फाइनल में जाना है। तो फैसला हो गया जी, हमारे अगले मुकाबले में यानी फाइनल राउंड में जो पार्टिसिपेंट पहुंचेंगी वो 27 नंबर 27 मार्क्स के साथ पहुंचने वाली है मरियम वाजिद। बहुत बहुत मुबारक हो मरियम आपको। हाँ, तो मरियम ने जी आज का मुकाबला जीता है और विनर की हैसियत से फाइनल राउंड के लिए मुंतखब हुई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के मुकाबले को अब यहीं पर अख्ताम करना होगा। ये दूसरा ग्रुप था, इसके बाद अभी तीसरा ग्रुप भी बाकी है। 3 ग्रुप है मैंने कहा था गालिबन, तो 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप के एक एक विनर को फाइनल मुकाबले के लिए मुंतखब किया जाएगा। तो 2 ग्रुप का फैसला हो गया है, अभी 1 ग्रुप का फैसला इंशाल्लाह आने वाले कल में आप देखेंगे। तो इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर से। बच्चों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, हमारी जजेस जलेहा का और आयशा का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। यहीं पे ख़त्म चाहेंगे आपसे, अल्लाह निगहबान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी एचडी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महक। आज मैं आपको जो रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ वो है कटोरी चाट। तो आइए नाज़रीन, हम पहले इसके अज्जा की तरफ चलते हैं कि इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने आधा कप मैदे का आटा डाला है और नमक डाल के उसको नीम गर्म पानी से गूंद लिया है। फिर हमें इसमें चाहिए थोड़े से वाइट काबुली चने बॉईल किए हुए, थोड़े से काले चने बॉईल किए हुए, थोड़े से ये आलू हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है बॉईल किए हुए, और ये हमारे पास ग्रीन साबित मूंग है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा, फिर हमारे पास है ये कुछ मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, टमाटर चॉप कर लिए हैं और हरी मिर्च बारीक काट ली है। इसके बाद ये हमारे पास सेव है, और ये हमने ग्रीन चटनी बनाई है दही के साथ, धनिया पुदीना और मिर्च डाल के। ये हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी है, और ये है मेरी मोस्ट डिमांडिंग सॉस नैंडो सॉस। तो अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले जो है हम ऑयल, जैसा कि
हम रोज़ यूज़ करते हैं अजवा ऑयल, तो ये ऑयल हम डाल देंगे पैन में। क्योंकि हमें कटोरियाँ बनानी है तो कटोरी बनाने के लिए हमें कटोरियों को डीप फ्राई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। ऑयल डालने के बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम जो है अपनी कटोरी की बनाने की जानिब चलते हैं। अच्छा, तो आटा ले लिया है, आटा ले लिया है, खुशका लगा लिया, इसको बेल लेंगे। छोटी छोटी पूरियां बेल लेंगे। पूरियां बेलने के बाद ये मेरे पास में एक सांचा है, इसमें मैंने हल्का सा घी या तेल लगा लिया। लगाने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और अपने हाथों से दबा देंगे। दबा लेंगे। जब तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, चेक कर लेंगे। तेल अभी गर्म नहीं हुआ है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम जो है इस तरह और पूरियां बेल लेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम अपनी एक कटोरी इसमें डालेंगे। इस कटोरी को हम इसमें डाल देंगे, इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। छोड़ के इसको हम थोड़ा सा ऐसे छोड़ देंगे। ये जो है कटोरी हमारी फ्राई हो रही है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको पलटते रहेंगे।
ये भी थोड़ी थोड़ी फ्राई होने लगेगी तो ये जो है अपना ये छोड़ देगी सांचा। सांचा छोड़ देगी। देखिए इसकी साइडें ये हमारी कटोरी बन गई। थोड़ी सी लाल हो गई, लाल नहीं होती है मोस्टली। यहाँ रख देंगे। इसी तरह से हम सारी कटोरियाँ बना लेंगे। टर्न करते रहेंगे। देखिए ये जैसे फ्राई होती जाएगी ये अपनी साइड्स छोड़ दें।
साइडें इसकी छूट गई, ये आराम से निकल रही हैं। इसी तरह से हम ये सारी जो है कटोरियाँ बना लेंगे। जब तक हमारी और कटोरियाँ रेडी हो रही हैं, हम इसकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं, असेंबल करते हैं इसे। असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। डाल दिए हमने ये अपने आलू और चने, मूंग, इसके बाद हम डालेंगे हमारी इमली की चटनी और हमारी मैंगो सॉस, इसके बाद हमारी दही की और पुदीने की चटनी। फिर हम उसमें डालेंगे थोड़े से देख सकते हैं नाज़रीन, इस तरह से ये रेडी हो जाएंगी कटोरी। इसी तरह हम सारी कटोरियों को की असेंबलिंग कर लेंगे। कोई किसी का शेप थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, अक्सर ये खुल जाती हैं जब हम इसे फ्राई कर रहे होते हैं, तो नो प्रॉब्लम।
ये नाजरीन बस ये रेडी हो गई, इसे असेंबल कर रही हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, ये हमारी कटोरी चाट तैयार है। आप देख सकते हैं कलरफुल कटोरी चाट। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
Rumi Icon, a new wave of living at Main Jana Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। Our trusted project of Thara Group. Phone 0311 116648. रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और रमज़ान दस्तरखान के बाद अब हमारी बारी है रहमत है मेहमान की, और इस सेगमेंट का आपको इंतज़ार भी रहता है। और इस सेगमेंट में यकीनन हमारी पूरी कोशिश है नाजरीन कि हम हमारे उन करम फरमाओं को, हमारे उन गौहर नायाब को न सिर्फ कम्युनिटी के बल्कि सोसाइटी को बेहतर से बेहतर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। न सिर्फ अपने कारोबारी, अपने प्रोफेशन में, बल्कि जहाँ भी इन्हें इंसानी खिदमत का मौका मिलता है, समाजी खिदमत को भी अपना तुर्रा इम्तियाज़ बनाते हैं और कोशिश करते हैं। और ये लेगेसी, जो फैमिली लेगेसी है हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, उसको कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज ऐसा ही एक मेहमान, रहमत है मेहमान की हमारे आज के इस सेगमेंट का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमान का तारुफ कराऊँ, हर बार की तरह इस बार तारुफ कराऊँगा हमारी रब की नेमत है रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन जो मेमन टीवी HD पर आप देखते हैं। उन करम फरमाओं का पहले शुक्रिया जिन्होंने इस पूरी ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके घरों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया। उनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट, समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स और रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर जिनकी दिल की गहराइयों से मशकूर है कि वो हमारे साथ हैं और इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी ट्रांसमिशन को साथ लेके चल रहे हैं। तो बात हो रही थी हमारे मेहमान की, यंग एंटरप्रेन्योर कहूँगा, फैमिली बिजनेस से किनारा कश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक नए बिज़नेस की तरफ डाइवर्ट होने के लिए 18-19 साल की उम्र में एक बड़े बिज़नेस, जिसे हम बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कहते हैं, उसमें दाखिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बस वो आए और छा गए, जिसे हम नॉर्मली सुनते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं CEO थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मोतबर तरीन नाम मोहतरम आमिर थारा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ख्वाहिश थी हमारी पहले दिन से, अली गोडिल हमारे जो है वो आपके से टाइम लेने के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस आखिरी अशरे में मौका मिल गया कि आपसे मुलाकात हो रही है हमारे इस रहमत है मेहमान सेगमेंट में। कुछ मसरूफियात नहीं, लेकिन ज़रूर हाजिर होते पहले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और आज हमारी एक और खुशकिस्मती यकीनी तौर पर, जैसे हमारे आमिर थारा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आलम इस्लाम की एक मोतबर तरीन आवाज़, और नाज़रीन कराम, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ और वो अहबाब भी खुशकिस्मत में जिनकी वजह शोहरत या उनकी पहचान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और मिदहत सराई बन जाए, तो इससे बड़ी किसी भी शख्सियत के लिए, किसी भी इंसान के लिए क्या बड़ी बात हो सकती है। और आज हमारी महफिल में, आज के हमारे इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में ऐसी एक शख्सियत मौजूद है जिनकी वजह शोहरत हुजूर की मदहत सराई, और क्या खूबसूरत आवाज़ है, और आलम इस्लाम की मोतबर तरीन आवाज़ सैयद रेहान कादरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान भाई, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे इस ड्राइंग रूम का, आज हमारी इस नशिश का आप हिस्सा हैं। और शुक्रिया, मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। अब बिना किसी तमहीद के कोई रूह परवर कलाम हो जाए और आज की इसमें नशिश का रूह परवर आगाज़ हो जाए। मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के,
मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के। तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं। तेरे दर पर मौला तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं। मेरे मौला मेरी सुन ले दुआ सदक़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। मेरे मौला मेरी सुन ले दुआ सदक़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के। और ये दुआ मैं ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए, स्पेशली ख़ास तौर पर आवाम के लिए जो पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, उनकी तरफ से प्यारी दुआ कि मेरा गुलशन हुआ सहरा, ख़ज़ाओं का हुआ डेरा। मेरा गुलशन हुआ सहरा, ख़ज़ाओं का हुआ डेरा। मेरे गुलशन को भी कर दे हरा सदक़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के। और हर मुसलमान के दिल की तमन्ना कि रियाज़ुल जन्ना में दो नफ़ल पढ़ने की सादत दे। रियाज़ुल जन्ना में दो नफ़ल पढ़ने की सादत दे। मुनव्वर पर तू कर अपनी अता सदक़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रेहान भाई, नक्शा और माहौल बदल दिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडियो का। और मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब इतना रूह पवर आगाज़ हो जाए तो महफ़िल की रौनक और बढ़ जाती है। और आज के हमारे मेहमान भी रहमत है मेहमान के, जिन्हें आगाज़ में मैंने तारुफ़ कराया कि बड़े स्पिरिचुअल अपने काम के साथ, ये भी एक दीनी खिदमत है कि आप अपने काम के साथ जुड़ जाएं और इस ईमानदारी के साथ जुड़ जाएं कि आज जब मैं आगाज़ में बैक ऑफ द कैमरा इनसे बात कर रहा था तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज की गुफ्तगू का आगाज़ में उस फैसले से करूं कि जब फ़ैसला एक नौजवान 18-19 साल का नौजवान जिसमें आपने अपनी इस इतनी बड़ी कंपनी की बुनियाद रखी 1990 में, ये कैसे ख्याल आता है एक नौजवान को कि एक फैमिली ट्रेडिशन बिज़नेस अच्छा खासा है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चलता हुआ बिज़नेस है, उसको बस थोड़ा सा और नए अंदाज से पॉलिश करना होता है, चलता रहता है। कैसे आमिर थारा सोचता है कि नहीं कुछ नया होना चाहिए, कुछ लाइफ के अंदर में चेंज होना चाहिए, कुछ बिज़नेस की डायरेक्शंस आगे जाके ऐसा होना चाहिए कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा बिज़नेस भी फैमिली में होना चाहिए ताकि आगे नए आने वाली नस्ल को और ऑप्शंस मिल सके। कैसे सोचा ये इतना बड़ा ख्याल कैसे आता है आमिर के दिमाग में? समथिंग न्यू और चैलेंजिंग, ऐसा काम जो कभी ना किया हो, जिसको लोग करते हुए सोचते हो कि काम कैसे होगा,
दुनिया में हर काम हो सकता है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस एक ख्याल आया और शुरू हो गया। क्या बात है। और इसके बाद से फिर पीछे इसके बाद नॉन स्टॉप, पीछे अल्लाह की मेहरबानी। पहला प्रोजेक्ट किस एरिया में, और वो मैं कह रहा हूँ कि क्या सोच की, क्या कोई खाली प्लॉट था ऑलरेडी आपके पास, उस पर आपने कोशिश की, या इसके लिए भी एक सर्चिंग हुई कि नहीं कहाँ से आगाज़ करना चाहिए? यानी कि ये मैं स्टडी केस बना रहा हूँ, आपके केस को स्टडी केस बना रहा हूँ हमारे उन नौजवानों के लिए जो किसी भी नए बिजनेस में, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन और बिल्डर की फील्ड में अगर आना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी पहला जहाँ भी हो गया बस शुरू करना है, या इसके लिए भी एक स्टडी हुई थी पूरी? नहीं, आजकल नौजवानों में जो प्रॉब्लम है ना, वो पता है क्या है, वो लोग रिस्क लेने के लिए और मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं छप्पड़ पार आ जाए, इजी मनी। ऐसा नहीं होता। इजी मनी। जो लिफ्ट से ऊपर जाएगा वो लिफ्ट से ही नीचे आएगा। सीढ़ी इस्तेमाल करके ऊपर जाना है और अपने आप पे भरोसा करना है और मेहनत करनी है। मेहनत की करते वक्त टाइम घड़ी नहीं देखनी है, सिर्फ जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। और कायदे आज़म का भी एक कॉल है, तरक्की का एक ही राज है, मेहनत मेहनत मेहनत, काम काम नो काम, और कुछ नहीं। आपने लिफ्ट और सीढ़ी की जो मिसाल सुनी है ना, इसकी आसान अल्फाज में मैं आपको इसकी तशरीह पेश कर दूं, थकाना है अपने आप को। आप थकेंगे नहीं तो आपको अपने काम की अहमियत का खुद ही अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़े हैं, आप कुछ मंजिलें आपने आगे बढ़ी हैं, आपने कुछ संगे मील उबूर किए हैं। तो ये अपने आप को थकाने का काम जो है ना, ये मेहनत है, और मेहनत ही में अज़मत हमेशा बयान भी की गई है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, बड़ी सादा गुफ्तगू में, सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के बाद कितना, उस पहले प्रोजेक्ट में आमिर भाई कितने यूनिट्स थे, या क्या कोई बेंगलोर से या कोई अपार्टमेंट था? वो पहला प्रोजेक्ट अपार्टमेंट का प्लान किया था। असल में जिस फैमिली में बिलोंग करता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी। तो जहाँ मेरी पैदाइश हुई नॉर्थ नाबाद के इलाके में, ब्लॉक एम में, वहाँ एक मेमन फेडरेशन हुआ करता था जिसमें मैं रहता था। उसके अंदर थे 299 फ्लैट्स। तो लाइफ में एक बात सोची कि जहाँ रहता था कम से कम उससे एक फ्लैट ज़्यादा होना चाहिए जो मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो बस मैं पहले प्रोजेक्ट की बुनियाद डाली मैंने, जिसमें 300 फ्लैट थे। आमिर 300, आमिर थारा की इन बातों से आप गौर कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई जद्दी पुश्ती इमारत नहीं थी। 300 फ्लैट का प्रोजेक्ट सोचने के लिए भी बंदा पीछे आसपास कुछ अवामिल देखता है। उसमें यकीन तौर पे कुछ मौसिन भी होते हैं जो आपका हाथ भी पकड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी टांग भी पकड़ते हैं। उन हालात से आमिर थारा कैसे नबर्द आजमा हुए? बस मेरे एक चचा थे और एक मेरे फादर, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे हमेशा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने मेरी लाइफ में जो सपोर्ट किया वो किया, और जो काम करने का सोचा मैंने उस पर इन्होंने, हालांकि उनकी ताकत नहीं थी। अच्छा, क्या बात है। उन्होंने ये काम पीछे खड़े तो हिम्मत कर, बस मैंने हिम्मत की और अल्लाह ने साथ दिया। अच्छा, वो 300 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ, उसमें जो इनिशियली पहले काम में जो हर्डल्स होती हैं, मैं कह रहा हूँ जब भी कोई पहला काम होता है उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं इससे पहले, वो खुशी से पहले उस हर्डल्स की बात करूँ, रुकावटें, सीखने का अमल जो है वो शायद पहले प्रोजेक्ट में इतना होता है, इसके बाद एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते चला जाता है। तो वो जो सीखने का अमल था वो पूरा हुआ, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था, नई लाइफ थी, नया बिजनेस था, नया प्रोफेशन था। सीखने का कितना मिला? यूनिवर्सिटी है एक, आपकी लाइफ वो है जो आप स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हो, और इसके बाद दुनिया है। ज़िंदगी यूनिवर्सिटी है जिसकी क्लासेस कभी ख़त्म नहीं होती। क्या बात है। एवरी टाइम हम नया तजुर्बा करते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। सही। ज़िंदगी में जब तक आप सीखने की ख्वाहिश नहीं रखोगे, दुनिया आपको नहीं सिखाएगी। और हर सीखने की चीज़ के लिए फ़ीस देनी पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो कारोबार हो। क्या बात है। तो फीस देते रहे। हर चीज़ की हमने फ़ीस पे की और दिल से पे की, और उससे कामयाबी मिली। यानी कि ये दूसरे अल्फाज में जो समझा रहे हैं आप, सुनिए कि एक तो रिस्क का उन्होंने बताया कि कोई भी नए कारोबार में देने के लिए अपने जिगरे को, अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। नो डाउट रिस्क फैक्टर्स हर कारोबार में होते हैं। दूसरा, फीस पे करनी पड़ती है कुछ सीखने के लिए। आपको नुकसान को भी अपने दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता है कि अगर नुकसान भी हुआ तो उसको कैसे निमटना है। फिर इसके बाद कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अगर हम देखें तो थारा बिल्डर्स ने कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए अपने शोबे के अंदर। तो कितने प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हो चुके होंगे? तकरीबन 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डिलीवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 7 या 8 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग हैं पाइपलाइन के अंदर जी, जिसके अंदर तकरीबन 2200 शॉप्स हैं
और तकरीबन 3000 करीब फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स हैं, तो जो 3000 ongoing फ्लैट जो है वो पाइपलाइन में हैं जी। और 1200 के करीब दुकानें पाइपलाइन के अंदर हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि वो जो 300 का प्रोजेक्ट जो आपने पहला प्रोजेक्ट ये सोच के किया था कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं वो 300 से एक कम है, मैं शुरू करूंगा तो इससे एक ऊपर से ही करूंगा, अब तक वो जो शर्त थी, वो जो लिमिट थी, वो जो चैलेंज था, वो कायम है या वो सारे रिकॉर्ड टूट गए? अच्छा क्या आज तक 300 से कम कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। अच्छा, और अब 300 से कम का प्रोजेक्ट ना होना, 10 से 12 प्रोजेक्ट का हो जाना, मज़ीद 3000 फ्लैट्स का यूनिट्स का काम पाइपलाइन में रहना, इट मीन्स कि हज़ारों फैमिली के सरों पर छत एक ईमानदारी और दयानतदारी और अपने कमिटमेंट के साथ फराहम करने में अब तक ये कामयाब हुए। तो शायद ये कुछ छोटा काम नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में ये छोटा काम नहीं कहलाया जा सकता। एक इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ, और इस बिल्डर इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोग, लवाजमात, एलाइड इंडस्ट्रीज़ किस तरह से शामिल हाल रहती हैं, इस पर भी गुफ्तगू होती है। लेकिन इस वक्त मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आमिर तारड़ की इस दिलचस्प और बड़ी सादा सी गुफ्तगू से मज़ीद कुछ फैज़ हासिल करते हैं। हमारे साथ रहिए। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान। खुशामदीद नाजरीन, रहमत है मेहमान के साथ गुफ्तगू जारी थी। वक्फे से पहले हमारे मेहमान मोहतरम आमिर तारड़ साहब, और मैंने कहा कि हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ सैयद रेहान कादरी साहब भी मौजूद हैं, इस गुफ्तगू का हिस्सा है और बड़े महसूस हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कादरी साहब जो है आज, नो डाउट जब मेहमान अच्छा हो, बातें इतनी सादा और इतनी अहम हो रही हों, तो रेहान भाई इस किस्म का मौका रहता ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी हमारे नौजवान नस्ल के लिए सीखने की बातें हैं। जी जी, अगर इनकी बातें समझ लें, सीख लें, अमल कर लें तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही है, जब नौजवान आगाज़ करते हैं अपनी किसी भी फील्ड का, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अगलों से सीख के वो बहुत सारी चीज़ों से, रिस्क से, बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं। आमिर भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कभी बहुत ऊंचा नाम, कभी बहुत ही टॉप पे जा रही होती है, और कभी कभी नो डाउट कुछ टर्मोइल्स, कुछ मुश्किल औकात से भी गुजरती है। इस इंडस्ट्री को एक
एक ही डगर पर तो खैर कोई भी बिजनेस नहीं चलता, लेकिन इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो है सम टाइम बहुत शेकी कर देते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी, बहुत सारे रहने वालों को भी, बहुत सारे मकीनों को भी, जो अपनी जमा पूंजी इन बिजनेस में लगाते हैं, और ख़ास तौर पे आप जैसे वो बिल्डर जो अपना सारा सरमाया मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए, तो कितना मुश्किल होता है जब इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आज उरूज पर पहुँची हुई है, तो इस चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है इन चीज़ों से? एज ए सीनियर बिल्डर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ हमारे मुल्क की सियासत, तसलसल नहीं है हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ का। ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ सियासत के ऊपर डिपेंड ना करें कि आज कोई पार्टी है कल कोई पार्टी है। हमारे मुल्क का एक इकोनॉमिकल वे आउट होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। कोई भी काम शुरू करना है, चाहे वो कोई तरक्याती काम है, चाहे वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, हमको कम से कम 10 साल की लाइन लेंथ पता होगी तो इंसान काम कर सकता है। हमारे मुल्क में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे पैसे वाले लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी मेन वजह कोई लाइन लेंथ नहीं है हमारे मुल्क में। समझ रहा हूँ। जब तक हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक नहीं बनेगा पाकिस्तान में जिसका काम सिर्फ ये हो कि बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, मुल्क को किस राह पे लेके जाना है, सियासत अपनी जगह पे, उसका ताल्लुक मईशत से नहीं होना चाहिए। हमारे सियासत और मईशत को मिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब सब चीज़ें एक अच्छा सेटअप आया, चीज़ें बूम कर गई, सेटअप में कोई चेंजिंग आई, आपस में कोई चपकलिश हुई, से सारी सियासत अपनी जगह पे और सारी मईशत हल जाती है। हमको मईशत को अपने को संभालना है तो मुल्क चलेगा। इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी एक होनी चाहिए, हुकूमतें तब्दील होती रही, चेहरे बदल होते रहे, ये वो पॉलिसी, और जब पॉलिसी एक होगी तो यकीन तो इस जगह पर आगे काम करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आपकी बात करूं तो एक प्रोजेक्ट को बनने में सालों लगते हैं, साल 2 साल 5 साल एज पर डिपेंड प्रोजेक्ट। अब इस दरमियान में अगर पॉलिसी चेंज हो जाए तो आपको समझते हैं, जिस मीन्स जो आज से 3 साल पहले जिस बिल्डर ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये। उसने अपना एक लैंड वैल्यू, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट रख के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन 1-2 साल के अंदर इतनी बड़ी चेंजिंग आई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ के 3 से 6000 हो गई, 7000 हो गई। अब उसकी लैंड वैल्यू, प्रॉफिट, सारी चीज़ें शेक हो गई। और जो सिंगल प्रोजेक्ट करके लेके चल रहा है या जो कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हिल गए, वो प्रोफेशन से ही आउट हो गए, उनके प्रोजेक्ट्स ही रुक गए। हमारे मुल्क की जब तक पॉलिसीज़ नहीं होंगी हम इस मुल्क को कभी भी माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं कर सकते। मुआशियात की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, इससे एलाइड इससे कोई सीमेंट, बजरी, रेती, सरिया, मतलब एवरीथिंग आप देखें तो कोई 70 के करीब कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज 73 इंडस्ट्रीज जो है ना वो जुड़ी हुई, एलाइड इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं कि अगर इस सनत का पहिया चलता रहेगा, बखूबी चलता रहेगा, तो आपकी और इंडस्ट्री हो, जब 70 से 73 इंडस्ट्रीज एक साथ चल रही हों, बूम कर रही हों, तो आप देखें कितने लोगों को रोजगार और कितने घरों के चूल्हे जो है वो तेज़ी से जल सकते हैं। तो आप समझते हैं कि इस पॉलिसी पर भी गुज़िश्ता अदवार में तो बड़ी मेहनत की भी गई। इवन कोविड जैसे मामला जब हुए उस वक्त भी बाकी सब कुछ रुका हुआ था, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो वाइड इंडस्ट्री जिन्होंने बहुत से घरों के चूल्हे जलाए रखे। तो ऐसी किसी पॉलिसी की ज़रूरत है, कोई भी तसलसल जिसके अंदर हमको ये पता हो कि इस प्रोजेक्ट को, मैं बेसिकली अमेरिकन नेशनल हूँ, मेरी पूरी फैमिली अमेरिका में, मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ, इस मुल्क से मोहब्बत भी है और इस मुल्क में तरक्की करने के चांसेस भी बहुत हैं। अच्छा, क्या बात है। अमेरिका के अंदर एक तसलसल बिल्कुल स्टेट है, आप जिस दिन लैंड लेते हो उस दिन आपको पता होता है कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और कितना प्रॉफिट होगा उसमें और क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। हम बोलते हैं यहाँ हम वो 200 साल का मुल्क है, हम 70 साल के मुल्क हैं, हम बोलते नहीं हो सकते हम, लेकिन कम से कम 70 साल के तो हो जाए। क्या बात है, 200 साल के ना हो, 70 के तो हो जाए। हमको ये नहीं पता होगा हमको 100 पे 100 बचेगा, 100 पे 1 बचे तो सही। ऐसा ना हो कि एक बंदे ने अपने सब कुछ लगा के सरमाया, एक प्रोजेक्ट किया और वो एंड में जब निकला तो लॉस करके बाहर आया, तो नेक्स्ट टाइम वो हिम्मत नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो हमारे मुल्क में सिर्फ मेहनत वाले आदमी नहीं चाहिए, पैसे वाले भी चाहिए, और पैसे वाले आदमी को रखने के लिए हमको तसलसल, हमको लाइन देनी पड़ेगी उसको कि भाई आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आपकी सेफ्टी होगी, ये आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अमेरिका के अंदर एक मरतबा बड़ा अच्छा वाक़या मेरे साथ हुआ, मैं ड्राइविंग कर रहा था, आई थिंक सो कि मुझसे सिग्नल टूट गया। अच्छा, आपने सोचा? आई थिंक सो, मेरे को लगता है आपको लगता है, ठीक है। तो मैं निकल तो गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद कुछ मिस्टेक कर गया हूँ मैं। पूछे
पीछे पुलिस, वहाँ पुलिस का सिस्टम ये नहीं है कि वो आके आपको राइट से रुकेगी, उन्होंने कहा है पीछे से आएगा और वो अपनी लाइट जलाएगा, इससे आपने रुक जाना है। मैंने साइड पे रुक गया, वो मेरे पास आया, अपना आप लाइसेंस देंगे, मैंने अपना लाइसेंस दिया, वो गया वापस आया, बोला आपको पता है आपने सिग्नल तोड़ा है, मैंने कहा आई थिंक सो, तो बोला आपको पता है इससे फाइन होगा, कहा यस, बोला मैं आपको छोड़ता हूँ, मैंने क्यों छोड़ते हैं, बोला इसलिए कि आप बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं। क्या बात है, ओह हो क्या बात है। ये वो स्पिरिट है जो वहाँ के लोगों को दी जाती है, और इसकी जगह यहाँ होता तो क्या होता आप खुद सोच सकते हैं। वहाँ पे टैक्स देने वालों से टैक्स मजीद लेने की वाली बात होती है। लेकिन बहरहाल ये एक जनरल परसेप्शन मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के बारे में जो मैं और आप यानी कि जिनका शायद इंडस्ट्री से या मईशत से को बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस लेके बैठे हैं, लेकिन मैं बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। कल भी मेरे इस स्टूडियो में आरिफ जीवा साहब मौजूद थे, आज एक और बड़ा नाम आमिर थारा मौजूद है। ये कहते हैं पाकिस्तान में अगर बिज़नेस पे थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, ये दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए सेफ़ एंड सिक्योर जगह हो सकती है और अर्नेबल प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है बिना किसी और हुज्जत के। लेकिन बदकिस्मती है कि हमने वो पॉलिसीज़ नहीं बनाई जिसका जिक्र आमिर साहब भी कर रहे हैं कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए होता है बिजनेसमैन को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। अरे भाई ये अगर अब मैं आपकी इंडस्ट्री की बात करूँ और आपके अपने काम की बात करूँ कि तो कराची के किसी ख़ास एरिया को टारगेट किया, बहुत सारे बिल्डर जो हैं वो कुछ एरियाज़ के अंदर ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। क्या आपके भी अब तक के जो प्रोजेक्ट हैं या बाकी आने वाले प्रोजेक्ट हैं कि ख़ास स्कीम के तहत या किसी ख़ास एरिया की तरफ होते हैं, या पूरे कराची में जहाँ भी आमिर थारा को देखेंगे तो आपको थारा के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में हम सुरजानी में भी हैं, हम मेमार में भी हैं, हम कोरंगी में भी हैं, हम नेशनल हाईवे पे भी हैं, हम गुलशन में भी हैं, हम एयरपोर्ट पे भी हैं, हर जगह हैं। यानी कि चारों तरफ से है। अच्छा इसकी कोई ख़ास वजह होती है किसी ख़ास एरिया को ज़्यादा चुन लेना, या ये ज़्यादा इजी रहता है कि आपको शहर में जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी आपको कुछ नज़र आए वहाँ से आगे बढ़ें? बिज़नेस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है फिजिबिलिटीज़, तो जहाँ हमको लगता है कि ये जगह है, यहाँ फिजिबिलिटी अच्छी है और यहाँ हम काम कर सकते हैं तो हम काम करते हैं। और वो नो डाउट फिजिबिलिटी को देखते हुए और बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी कोई बिल्डर अपने जहन में सोच रहा होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी बस अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं, अब एक नया जो कॉन्सेप्ट चला है कि थानों के अंदर सिक्योर इलाके बनाए जा रहे हैं, कैमरेज लगाए जा रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हाँ, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा इनिशिएट है। सब बिजनेसमैन को मेरा मशवरा है कि आप साथ दें और उस सिस्टम को लेकर आएँ, ताकि एक मरतबा अगर पूरे कराची के 40 थाने अगर एक मरतबा मैनेज हो गए तो ये शहर जो है क्राइम फ्री शहर हो जाएगा। नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि ये बड़े बिजनेसमैन मैं बात कर रहा हूँ मुराद अली सोनी साहब की, जिन्होंने CPK के तहत कल हमारे इसी प्रोग्राम में बात की थी कि ये सिर्फ हिफाजत नहीं है, आपकी स्ट्रीट क्राइम नहीं है, इससे आप बचेंगे और बहुत सारी चीज़ों से, और अपने आप को उन चेहरों को भी हम इन कैमरों के ज़रिए आश्कार कर सकते हैं कौन कहाँ कहाँ गटर का ढक्कन खुला है। जब ये इन्वायरमेंट और सोसाइटीज़ के अंदर जो है ये कैमरे लगेंगे, कौन कचरा फेंक रहा है, कौन कचरा उठा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जब इस हद तक कैमरे की आँख देख पाएगी, हो सकता है ये कैमरा ही होता है। दुबई में अगर आप देखें, जिसकी बड़ी मिसाल भी दी थी, दुबई में आप देखें तो पुलिस आपको उस वक्त नहीं पकड़ती, यानी कि एट अ टाइम जाए वारदात पर नहीं पहुंची, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपने कोई किया, जिसका जिक्र जो अभी भी हमारे दरमियान मोहतरम थारा साहब ने भी किया। आखिर में, इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल की तरफ जाऊं, एक सवाल मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को, आमिर थारा साहब जैसे नौजवान, मैं कह रहा हूँ कि नौजवान तो खैर आप अभी भी है, लेकिन जब आपने काम शुरू किया था उस वक्त के एक्सपीरियंसेस और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुश्किल इन्वायरमेंट में कहूँगा मैं भी, आप काम को इसी तरह से जारी रखे हुए हैं। कहाँ आप रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते तो शायद दुनिया में और बहुत सी जगह आपके लिए बड़ी ओपन डोर्स थी, लेकिन आपने पाकिस्तान को चुना है, अब तक यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान के और सोसाइटी के और मैं चाहूँगा कम्युनिटी के नौजवानों को कोई एक मैसेज, ऐसा ईमान अफरोज़ मैसेज दें बिज़नेस के हवाले से, ताकि वो भी अपने आप को इस ज़मीन और हमारी इस मिट्टी के साथ ज़्यादा बॉन्ड करने की कोशिश कर सके। आजकल नौजवान ये सोचता है किसी तरह मैं अमेरिका चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, किसी और मुल्क में जाके मेहनत करूँ और मैं पैसे कमा के लाऊँ। मेरा मैसेज उन सब नौजवानों के लिए, जो मेहनत आप जाके अमेरिका, दुबई, लंदन में करोगे, उससे आधी मेहनत कराची में रह के, पाकिस्तान में रह के कर लो, ज़्यादा तरक्की करोगे। जो मुल्क स्टेबल होते हैं उनमें पैसे कमाने के इतने चांसेस नहीं होते। हमारा मुल्क स्टेबल हो रहा है, अभी 30 साल मज़ीद हैं जो स्टेबिलिटी आएगी इसमें। आपके पास अभी एक चांस है, आज के नौजवान का अभी एक चांस है
कि वो दूसरा आमिर सारा बन सकता है, वो दूसरा जीवा बन सकता है। क्या बात है। कोशिश करें, मेहनत करें और यकीन रखें अपने आप के ऊपर, अल्लाह तरक्की देगा। क्या बात है, ये सुन रहे हैं आप, ये मतलब ये दानिशवराना बातें आपको सुनने मिल रही हैं हमारे एक बिजनेसमैन से, क्योंकि ये बिज़नेस की ABC को समझते हैं, उसकी साइकी को समझते हैं। तो हमें बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में कहीं भी जाएं, लेकिन काम करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये जगह और इससे मौजूद तरीन जगह हो नहीं सकती है। और ख़ास तौर पे अपनों के दरमियान रह के अपनों के लिए काम करने की अलग ही बात होती है। फाइनली आपकी स्ट्रगल को देख के मुझे एक स्ट्रगल और याद आ रही है, वो है हमारे अली गोडल CEO साहब की। द मेमन TV अल्हम्दुलिल्लाह सदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी ट्रांसमिशन है हमारी, रमज़ान ट्रांसमिशन हर साल की तरह, और आपका ताउन हमेशा से हमें गैर मशरूत हासिल रहता है। अली गोडल हमारे CEO की ये काविशें और कोशिशें, उनकी स्ट्रगल और हमारी अब तक की ये कोशिशें आपने यकीन तौर पे देखा। हमारा ये स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह वेल इक्विप्ड स्टूडियो है हमारा। इस जर्नी को भी थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जब 4-5 साल पहले इसने काम स्टार्ट लिया था, सोचा था, अच्छे दोस्तों में मशवरा किया, मैंने इसको सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा वो जर्नलिस्ट मत बनना जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव जर्नलिस्ट बनना, ज़िंदगी में तरक्की करोगे। और आज तक 4 साल से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जाता है, हर तरह से पॉजिटिव सोच रखते हुए काम कर रहा है, और अल्लाह इसको बहुत तरक्की दे। इसने 4 साल में जितनी तरक्की की है, बहुत सारे चैनल ने 40 साल में नहीं की इतनी। क्या बात है, 40 साल का सफ़र जो है वो 4 माह में हासिल किया है हमारे अली गोडल साहब ने और द मेमन TV HD ने। तो पूरी कोशिश की है हमारे इस चैनल ने कि ईमानदारी के साथ पॉजिटिव जर्नलिज्म को आगे बढ़ाएं और आगे की तरफ लेके जाएं। बहुत एक और बात पूछनी चाहिए, इस चैनल के थ्रू ही पूछूंगा, अली गोडल को बोलूंगा जॉब भी इस चैनल पे दे। इसको नींद नहीं आती क्या? जिस वक्त देखो जाग रहा है, काम कर रहा है, और ये स्पिरिट ही जिंदगी की तरक्की का राज है। स्पिरिट चाहिए आपके अंदर, क्या आपका जो काम है वही आपकी ज़िंदगी है। आप समझते हैं कि अली गोडल की कामयाबी में एक बहुत बड़ा किरदार जो है उस स्पिरिट का है, जो उसने ईमानदारी से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को वक्त देना, जिसका आगाज़ में आपने जिक्र भी किया। बिल्कुल, जो शख्स स्पिरिट देगा अपने काम को, काम नहीं समझेगा, काम को ही ज़िंदगी समझेगा, उसका कामयाब होने का कोई, नाकाम होने का कोई चांस ही नहीं है लाइफ में। क्या बात है, काम ही को ज़िंदगी समझना। नाज़रीन, ये एक और नई ज़िंदगी आपके सामने आ गई कि अपने काम को अपनी ज़िंदगी बना लेंगे तो फिर आपको इसमें थकन भी नहीं लगती और आपको शायद नींद और ऊँग भी नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर थाड़ा साहब, आपसे बात करके बड़ी सादा अंदाज में आज आपने जो है ना कई डिक्शनरियाँ खोल दी हैं और कई चीज़ों को समझने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों को भी आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे और इस खूबसूरत नशिस्त को और खूबसूरत बनाया। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम तो यहाँ ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारी इस नशिस्त का इख्तिताम भी मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान, मैंने पहले कहा कि सैयद रेहान काजी साहब मौजूद हैं और इनको सुने बिना इस तकरीब का, हमारी आज की इस नशिस्त का इख्तिताम रूह परवर हो नहीं सकता। रेहान भाई, आखिर में कोई रूह परवर कलाम हो जाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू आमिर भाई, आपने माशाल्लाह अल्ताफ़ भाई आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं अली गोडल को, पूरी टीम को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अली भाई जो कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ उरूज अता फरमाए, नज़र बस यानी महफूज फरमाए। इन्हीं के लिए एक मैं चंद अशार पेश कर देता हूँ। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मुझको हर हम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगूं मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगूं मैं क्या,
क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। और लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई इज्जतें राहतें अज़मतें, मिल गई इज्जतें राहतें अज़मतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर। मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया गए रमज़ान, रब की नेमत है 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 रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।